अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की दो बड़ी डील्स के बारे में। आप सब ने पूरा 2024 ये सुनते सुनते बिता दिया कि भारतीय नौसेना आज नहीं तो कल जो 26 की संख्या में है राफेल एम फाइटर से इनकी डील को फाइनलाइज कर सकती है। इनफैक्ट पूरे 2024 के दौरान हमने यही सुना कि बस अगले महीने डील फाइनलाइज हो सकती है, ईयर एंड पे हो सकती है, लेकिन साल भी बीत गया और नया वर्ष भी आ गया, लेकिन इस पे हमें कोई बड़ी डील देखने को नहीं मिली। लेकिन शायद हमारा ये लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर हम द हिंदू की रिपोर्ट की बात माने तो सिर्फ अगले ही महीने हमें $10 बिलियन की दो बड़ी डील देखने को मिलेंगी, जो कि भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से पहली डील होगी 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर्स की और दूसरी होगी एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स की। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। द हिंदू की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी एआई समिट को अटेंड करने के लिए फ्रांस के दौरे पर जा सकते हैं। यानी फरवरी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो फ्रांस दौरा है ये होने वाला है। इस दौरान औपचारिक तौर पर जो दो बड़ी डील है इन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पहली होगी 26 की संख्या में राफेल एम फाइटर्स की डील और दूसरी होगी जो कन्वेंशनल सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास की, इनकी डील, जो कि अपग्रेड के साथ हमें देखने को मिलेंगी। अब इसके पहले जो लास्ट बड़ी अपडेट इस प्रोग्राम पे आई थी वो दिसंबर में आई थी, जहां पर कहा गया था कि जो प्राइस नेगोशिएशन कमेटी है ये फ्रांस के साथ बातचीत कर रही है, संपर्क पे है और जो बातचीत है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, लेकिन डील उस समय तक फाइनलाइज नहीं की जा सकी थी। उसके पीछे के कुछ बड़े कारण भी थे। एन मौके पर भारतीय नौसेना की तरफ से कुछ अपग्रेड्स की डिमांड की गई थी, कुछ मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए गए थे और उसको लेकर फ्रांस के साथ जो बातचीत है वो काफी लंबी चली, क्योंकि भारतीय नौसेना ये चाहती है कि जिस प्रकार भारतीय एयरफोर्स के इंडियन एयरफोर्स के लिए जो एयरक्राफ्ट लिए गए थे उसमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट देखने को मिली थी, ठीक उसी प्रकार की जो इन्हेंसमेंट है वो राफेल एम फाइटर्स में करवाना चाहते थे। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो भारतीय नौसेना की तरफ से सजेस्ट करी गई थी। पहली जो बड़ी चीज थी वो था इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन। भारतीय नौसेना ये चाहती है कि न सिर्फ इसमें अस्त्र जैसी एयर टू एयर मिसाइल को इनकॉर्पोरेट किया जाए, बल्कि इसमें जो भारत के लिए बनाई गई खुद की जो एंटीशिप मिसाइल है, जिसमें नज्म एमआर और ब्रह्मोस एनजी जैसी जो मिसाइल्स है, इनका भी इंटीग्रेशन सुनिश्चित किया जाए। और आने वाले भविष्य में संभावित है कि आपको यहाँ पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ साथ नज्म एमआर और नज्म एसआर जैसी जो मिसाइल्स हैं वो राफेल एम फाइटर्स में देखने को मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय नौसेना का मानना है कि जो एक्सोसेट मिसाइल ऑफर करी गई है फ्रांस की तरफ से ये बेसिकली काफी घातक तो है, लेकिन जब बात रेंज की आती है तो वहां पर ये थोड़ा मार खा जाती है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जो नज्म एमआर मिसाइल है इसको लेकर उन्होंने काफी डिमांड करी। और दूसरी बात उन्होंने ये करी कि जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स हैं उसमें जो खासकर रेडार सिस्टम है और भी दूसरी चीजें हैं उनमें बदलाव की बात की गई थी और अब फ्रांस की तरफ से ये चीजें मान भी ली गई हैं। तो कुल मिलाकर के अब एक औपचारिकता ही बाकी है, उसके पूर्ण होते ही जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी। भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही हम 26 की संख्या में राफेल एम को खरीद रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारा एक आंतरिक समाधान होगा। इसको लेने के बाद हम रुकेंगे नहीं, बल्कि टेडबीएफ पर अब उनकी नजर है। उनका मानना है कि ये हमारा आंतरिक समाधान है, लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं वो सिर्फ टेडबीएफ से ही पूरी हो सकती है, जो कि तकरीबन 100 से ज्यादा की संख्या में या यूं कह लें 200 के आसपास संख्या में भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेंगे। और उसके लिए भी जो कार्य है वो प्रगति पर है। कब इसके लिए फंड्स का इंतजार किया जा रहा है, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए जैसे रिलीज कर दिए जाएंगे तो टेडबीएफ प्रोग्राम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। और टेडबीएफ के जो दो वेरिएंट है ये फिलहाल तो कंफर्म हो चुके हैं, पहला स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में और दूसरा कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। खैर, हम आशा करते हैं कि जो डील है ये फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि अगर डील फाइनलाइज हो जाती है 25 में तो हमें पहला एयरक्राफ्ट 2028 से 29 तक देखने को मिल सकता है। आपने हाल ही में जो एफजीएफए है इसको लेकर बहुत सारी खबरें सुनी, जिसमें SU-57 फैलन को लेकर खासकर बातचीत काफी ज्यादा होती है। लेकिन इस समय भारत के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रशिया जिस अप्रोच को लेकर भारत के सामने आ रहा है उससे पहले भारत को एक बार अच्छे से प्रोग्राम पर विचार कर लेना चाहिए, अगर वाकई भारत ये चाहता है कि एफजीएफए रशिया से खरीदे जाएं। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि पाकिस्तान को जो J-35 मिलने की बात है वो लगातार पुख्ता होती जा रही है और अब तो रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि वाकई 2027 से 28 तक पाकिस्तान को J-35 का जो एक्सेस है ये चाइना की तरफ से दे दिया जाएगा। चाइना जानबूझकर ऐसा माना जाता है कि दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि भारत भी जो अपने एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इनको पैनिक करे और इसके चलते जो प्रोग्राम है वो बाधित हो और भारत जो है ये कुछ ही संख्या में जो स्टेल्थ फाइटर्स है उनको लेकर शांत हो जाए। लेकिन इस पर बात करते हुए
जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि भारत को किसी प्रकार की जो पैनिक सिचुएशन है उससे बचने की ज़रूरत है और हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई जिस एयरक्राफ्ट को लेकर हम काफ़ी गंभीर है और जो रशिया ऑफर कर रहा है ये हमारे अफोर्डेबिलिटी लेकर आएंगे और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। और उन्होंने ये तथ्य सामने रखा कि जब भारत एफजीएफए प्रोग्राम का हिस्सा था तो भारत और रशिया के बीच में जो बातें उस समय डिस्कस हुई थी उसमें यही कहा गया था कि ये प्रोग्राम जो 50-50 डिजाइन और वर्क शेयर एग्रीमेंट है इसके अंतर्गत बढ़ेगा और इसी को ध्यान में रखकर जो ज्वाइंट वेंचर है ये फॉर्म किया गया था। इनिशियली ये प्रोग्राम काफी अच्छा बढ़ा आगे और भारत और रशिया ने काफी हैवी इन्वेस्टमेंट भी करी और भारत एक के बाद एक जो इन्वेस्टमेंट है वो करता चला गया। लेकिन कुछ ही समय पर भारत को ये समझ में आ गया कि जिस प्रोग्राम को लेकर वो काफी उत्साहित है ये उनके लिए एक सफेद हाथी बनता जा रहा है, यानी काफी महंगा होता जा रहा है। और रशिया ने जो काफी डिजाइन वर्क है और डेवलपमेंट प्रोसेस है इसमें भारत के पार्टिसिपेशन से भारत को दूर रखा। और रिपोर्ट्स तो ये भी इंगित करती है कि उस समय भारत ने एक्सपेक्ट किया था कि तकरीबन $25 बिलियन की जो राशि है वो यहाँ पर आवंटित की जाएगी, खर्च की जाएगी, जिसके बाद भारत तकरीबन 127 फाइटर्स को इंडक्ट करेगा और आने वाले भविष्य में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये नंबर्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन उस समय जो $25 बिलियन की कॉस्ट थी ये डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट सब मिला करके एक हाई प्राइस टैग को उस समय इंडिकेट कर रही थी। लेकिन फिर भी भारत ने इस प्राइस टैग पर बने रहना ही ठीक समझा। लेकिन धीरे धीरे भारत को ये समझ में आ गया कि जो उम्मीद के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था और जो स्पेसिफिकेशन डिस्कस किए गए थे ये प्रोग्राम उससे दूर भागता नजर आ रहा है। और भारत ने ये भी कहा था कि रशिया भी इसमें उचित संख्या में एयरक्राफ्ट को खरीदेगा और जो भारत को टीओटी है इसकी वो भी मिलेगी। लेकिन भारत को जल्दी ही समझ में आ गया कि जिस टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये प्रोग्राम उससे दूर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को इसकी जो सूडो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया था। उस समय इनिशियली जब ये एयरक्राफ्ट सामने आया था पाक डीपी या पाक एफए के नाम से, तो इसमें जो स्टेल्थ फीचर है उनकी काफ़ी कमी महसूस हुई थी अगर आप उनको F-35 या F-22 से कंपेयर करते तो। वही परफॉर्मेंस को लेकर के भी जो इंजन रिलायबिलिटी, रडार क्रॉस सेक्शन, सेंसर फ्यूजन और भी दूसरी जो कैपेबिलिटीज थी वो संदेह के घेरे पर थी। तो एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अगर भारत वाकई इन प्रोग्राम पे फिर से जाना चाहता है तो भारत को ये चीज़ें पहले ही सॉर्ट आउट कर लेनी होंगी कि जो रिक्वायरमेंट है उसको ये मीट कर भी पा रहा है या नहीं। क्योंकि रशिया ने तो ये भी कह दिया है कि वो इंडियन स्पेसिफिक एनहेंसमेंट करने के लिए तैयार है, मिसाइल्स इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं, ट्विन सीट वेरिएंट तैयार करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर रशिया ने चुप्पी साधी हुई है और वो है टेक्नोलॉजी को शेयर करना और लोकल प्रोडक्शन। हालांकि रशिया की तरफ से कई यहाँ पर ऐसे वाक़या आए जब उन्होंने कहा कि वो लोकल प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी जो अभी क्लियरेंस है इस पूरे मामले में वो भारत के समक्ष नहीं आ पाई है। तो आपको क्या लगता है भारत को एक बार फिर से एफजेफए पर जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।